नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं आधी आबादी के न्याय के बारे में। आधी आबादी अर्थात महिलाओं की बात हो रही है। राज्यसभा में अभी जो पैनल गठित किया जाता है, जो पैनल है उसमें आधे महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है सभापति के द्वारा। इस बात को लेकर के खबर प्रकाशित हुई है। यहीं से बात शुरू होती है आधी आबादी के न्याय को लेकर के कि महिलाओं को आज भी स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी महिलाओं को जो अलग अलग क्षेत्र हैं, खास करके राजनीति में, उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। तो क्या कुछ कारण है और किस तरह से पहल किया गया है, सरकार क्यों इस दिशा में पहल नहीं कर पा रही, इत्यादि बातें, इनसे संबंधित मुद्दों पर आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। लैंगिक समानता की तरफ राज्यसभा का बढ़ता कदम, ये कदम क्यों बढ़ा है, क्या कुछ बातें हैं यहाँ पर देखिए। राज्यसभा चेयरमैन नॉमिनेट्स 4 वुमेन पार्लियामेंटेरियंस टू पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। यहाँ पर जो उपसभापति की बात हो रही है, वहाँ पर 4 महिलाओं की नियुक्ति हुई है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। ये कहा जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि राज्यसभा इट्स इंश्योर वुमेन इक्वल। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि इक्वली वो रिप्रेजेंट कर सकें, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। तो इसी से संबंधित बातों को यहाँ पर देखें। राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में 50% महिलाओं को मनोनीत किया गया है। राज्यसभा के सभापति के द्वारा ये कार्य किया गया है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहली बार इतिहास में हो रहा है संसदीय व्यवस्था में, तो अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। प्रमुख बिंदु ये है कि मनोनीत महिला जो सदस्य हैं पहली बार संसद में चुनी गई हैं। साथ ही साथ मानसून सत्र से पहले जो पुनर्गठित पैनल है उसमें 4 महिलाओं को चुना गया है। उच्च सदन के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, अर्थात राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। यहाँ पर जो ये महिलाएं हैं, इनका नाम आप देख सकते हैं। श्रीमती सुलता देवी, ये बीजू जनता दल से हैं। उसके बाद आप इन 4 महिलाओं को देख सकते हैं, इनके नाम पीटी उषा भी हैं। ये सभी महिलाएं हैं। साथ ही अब इसी से संबंधित बहस ये छिड़ जाती है कि लैंगिक समानता क्या है। जब हम लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं तो आधी, संक्षेप में अगर कहें तो आधी आबादी के न्याय की बात होती है, अधिकार की बात होती है। लैंगिक समानता का जो तात्पर्य है, आप ऐसे कह सकते हैं, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव न करने की स्थिति को लैंगिक समानता कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। परंपरागत रूप से जो महिलाएं हैं उनको समाज में कमज़ोर माना जाता है कि उनकी स्थिति कमज़ोर है, और कमज़ोर के आधार पर ही अगर दिया जा रहा है तो ठीक है, इसी को आधार मान करके उनको न्याय मिलना चाहिए, अर्थात उनका रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पर भेदभाव, यहाँ शोषण, भेदभाव, अपमान इत्यादि बातें समाज में इनके साथ होता ही रहता है। इन्हीं सभी स्थितियों को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है कि लैंगिक समानता होना चाहिए। भारत में महिलाओं का चुनावी प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत अंतर संसदीय संघ की महिला संसदीय उपस्थिति की वैश्विक रैंकिंग में बात करें तो इसमें लगातार गिरावट आई है। चुनाव में भागीदारी की बात की जाए तो वर्ष 2014 में 117, यहाँ पर चुनाव में भागीदारी की बात की जा रही है, चुनाव जीत कर के जाने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर केवल चुनाव में भागीदारी की बात करें तो 117 महिलाएं थी। 2020 में यह बढ़कर के 143 हो गया। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव की बात किया जाए तो महिला मतदाताओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। संसद में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात काफ़ी कम है, अर्थात यहाँ पर भागीदारी तो बढ़ी है पहले की अपेक्षा, लेकिन अभी भी जो पुरुष और महिला अनुपात है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। लोकसभा में अब तक सबसे अधिक महिला प्रतिनिधि रही हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2019 के चुनाव में कुल सदस्यों की बात किया जाए तो उसका लगभग 14% यहाँ महिला प्रतिनिधि देखी गई, और ये अपने आप में माना जा रहा है कि एक इतिहास है। अब तक के लिए ये कहा जा रहा है। राज्यसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का परिदृश्य ये बताता है कि सदन की कुल सदस्यता का 13% है। राज्य विधानसभाओं का परिदृश्य अगर देखा जाए तो यहाँ पर औसत जो प्रतिशत है 10% से कम है। नेशनल इलेक्शन वॉच, अब ये नेशनल इलेक्शन वॉच क्या है, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, उनके द्वारा ये किया गया था, नेशनल इलेक्शन वॉच 2020 में। और इन्होंने ये बताया था कि केंद्र और राज्य के चुनाव में जो उम्मीदवार हैं, 50,000 उम्मीदवारों में से 10वें से भी कम, अर्थात इसके 10वें हिस्से से भी कम महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर चुनाव में देखा जा रहा है। यहाँ पर देख लें एशिया की स्थिति क्या कहती है। नेपाल, यहाँ पर जो सीटें हैं, टोटल जो सीटें हैं
उस वो 275 हैं। महिला सांसद यहाँ पर देखा गया कि 90 हैं। हिस्सेदारी अर्थात इनकी 32.7% है। चीन की बात किया जाए तो इतना है, महिला सांसद इतनी हैं। यहाँ पर प्रतिशत में देखा जाए तो 24.9% है। बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश भी हमसे आगे है। पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान भी हमसे आगे है। यहाँ तक कि भूटान भी हमसे आगे है। भारत में देखें तो यह 12.1%। म्यांमार की बात किया जाए तो म्यांमार हमसे कम है, श्रीलंका हमसे कम है। कहने का मतलब यह है कि बाकी जो, अगर यहाँ म्यांमार को छोड़ दें तो बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें स्थिति महिलाओं की काफ़ी बेहतर मानी जा सकती है। आंकड़े बता रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखें कि राज्यों में यहाँ पर जो स्थानीय निकाय है अर्थात पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसमें क्या स्थिति है यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। परसेंटेज में बताया गया, प्रतिशत में झारखंड में यहाँ पर 59%। सबसे महत्वपूर्ण ये देखा जा रहा है कि जो दमन और दीव है वहाँ पर भी 29% है। तो यहाँ स्थानीय स्तर पर अर्थात स्थानीय सरकार में तो प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है, लेकिन जो टॉप लेवल की राजनीति है अर्थात राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और इसी को लेकर के बातें हो रही हैं। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता की बात करें तो पुरुषों और महिला ये समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार इनको दिया गया है। संविधान में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तभी अधिकार दे दिया गया था। अब यहाँ पर बात किया जाए DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व समान कार्य के लिए समान वेतन की ये सिफारिश करता है, अर्थात कहता है कि ऐसा करना चाहिए। मातृत्व राहत के लिए प्रावधान भी है और सरकार मातृत्व अवकाश भी दे रही है, यहाँ तक कि पितृत्व अवकाश भी दे रही है। साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। फिर भी हम बात कर लें 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायत और नगर पालिका में जो महिलाओं के लिए स्थिति सुनिश्चित की गई या महिलाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, इसमें यह कहा गया महिलाएं राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि इसकी वजह से हुई हैं, और ये कहा गया कि 20 राज्यों में, देश के 20 राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि पंचायत और नगर पालिका में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, ये 50% है। ठीक है, लेकिन अभी भी वह स्थिति दूर है जब हम बात कर रहे हैं कि देश के स्तर पर, पूरे देश के प्रतिनिधित्व के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, संसद में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, वो काफ़ी कम है। राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारणों की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले लिंग संबंधी रूढ़िवादियाँ हैं। महिलाओं को लिंग के आधार पर ही मान लिया जाता है कि ये कमज़ोर है। यहाँ पर घरेलू गतिविधियों में ये माना जाता है कि उनका वही उत्तरदायित्व है, उसी में प्रबंधन का काम करें, अर्थात जो घरेलू कार्य हैं, बच्चे पैदा करना, खाना बनाना, कपड़े धोना और परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करना, वहीं तक ये रहे, ऐसा पुरुषवादी मानसिकता मानता है। और साथ ही साथ इनको हतोत्साहित किया जाता है कि रूढ़िवादी भूमिकाओं से ये बाहर निकल करके निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो या निर्णय ले देश के लिए या घर के लिए या फिर समाज के लिए, तो इसके लिए हतोत्साहित किया जाता है। साथ ही यहाँ पर बात किया जाए राजनीतिक ज्ञान की कमी, तो जो पुरुषवादी मानसिकता है वो मानता है कि सामान्यतः महिलाओं में जो ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान, वो नहीं है, इसलिए डिसीजन नहीं ले सकती। तो यहाँ पर राजनीतिक बहस और चर्चा में ये शामिल नहीं हो सकती। इनमें रुचि की कमी है, इसलिए भी ये राजनीति में नहीं आ सकती। राजनीति कहा जा रहा है कि एक गंदा खेल है, इसलिए महिलाओं को इसमें नहीं आना चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन हम भी तो उसी में जी रहे हैं, हम भी उसी में सांस ले रहे हैं। तो इन बातों को लेकर के हम ये नहीं कह सकते कि इसी आधार पर हम महिलाओं को ना जाने दें। साथ ही आर्थिक स्थितियों की बात कर लें तो जब भी राजनीति की बात होती है तो राजनीति में वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास धन और बल हो। धन और बल के साथ साथ आप ये भी देखेंगे जब परिवार का सपोर्ट हो। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ही नहीं हुआ है, डिसीजन मेकिंग की जो उनकी क्षमता है वो है ही नहीं। जब तक उनके पास आर्थिक आज़ादी नहीं होगी तब तक वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी, तो निर्णय नहीं ले पाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो स्थिति है इसमें सुधार किया जाए।
उनके पास इतना धन नहीं है या इतना पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है कि चुनाव में वो पार्टिसिपेट कर दें, क्योंकि चुनाव में धन बल का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। राजनीतिक भागीदारी की बात करें, परिवार की आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करता है कि कोई महिला राजनीति में जाएगी या नहीं जाएगी। स्वतंत्र रूप से किसी महिला का जाना राजनीति में और अपनी पाक साफ छवि बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। राजनीतिक शिक्षा का अभाव माना जाता है कि जैसे अवसरों से ये वंचित रह जाती हैं, इनके पास शिक्षा नहीं है, नेतृत्व नहीं है और नेतृत्व का कौशल भी नहीं है, नेतृत्व ये नहीं कर सकती। इसीलिए ये कहा जाता है सामाजिक गतिशीलता इससे प्रभावित होती है अगर ऐसा होगा, अर्थात शिक्षा का अभाव है, इस वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। राजनीतिक अधिकारों की इनके पास जानकारी नहीं है क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। साथ ही साथ संसाधनों की कमी मानी जाती है क्योंकि राजनीतिक दल की आंतरिक संरचना में उसके लिए कम अनुपात देखने को मिलता है, अर्थात महिलाओं के लिए तो संसाधनों की कमी को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। जैसे आर्थिक संसाधनों की हमने बात की, तो ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो पोषण होना चाहिए और संसाधन जुटाया जाना चाहिए, एक महिला अगर चुनाव जीत करके जाती भी है तो इससे उसे वंचित रखा जाता है, जिससे अपने वो चुनाव क्षेत्र में बेहतर ढंग से कार्य कर सके और उसकी छवि और बेहतर हो सके, जिससे कि जीतने की उसकी संभावना और प्रबल हो जाए। समर्थन इकट्ठा करने में ये विफल हो जाती हैं जब उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। राजनीतिक दल जो पर्याप्त वित्तीय सहायता दिया जाना चाहिए एक महिला उम्मीदवार को, वो सभी राजनीतिक दलों की बात कर लें, चाहे देश में कोई कितना भी पाक साफ राजनीतिक दल क्यों न हो, वो वित्तीय सहायता नहीं देते, जिससे इनकी भागीदारी और ज़्यादा हतोत्साहित होती है। निरक्षरता की बात करें तो इससे निरक्षरता की वजह से क्षमता प्रभावित होती है। महिलाओं की साक्षरता की बात किया जाए तो 65.46% है, वहीं पुरुष साक्षरता की बात किया जाए तो 82.14% है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर कम है। हालांकि हम ये कहकर के संतोष कर सकते हैं कि पहले की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति में, साक्षरता की स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं निरक्षरता की वजह से, और मुद्दों को समझने में विफल हो जाती हैं। कई बार यह भी एक कारण माना जा रहा है। आत्मविश्वास की कमी है क्योंकि जब उनके पास आर्थिक शक्ति नहीं है, उनके हाथ में आर्थिक शक्ति नहीं है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो इस वजह से उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और इस वजह से प्रतिनिधित्व हेतु जो स्वयं है उनमें खुद में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जब तक आपके पास पैसा नहीं होता है आप कोई भी रिस्क लेने से डरते हैं। जब आपके हाथ में पैसा होता है, बैकअप होता है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो उन्हीं सभी बातों से इसे आप जोड़ करके देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात किया जाए महिला को राजनीति में लाने के उपाय क्या हैं या महिलाओं को राजनीति में लाने के उपाय क्या हैं। महिला उम्मीदवारों की योग्यता का विकास करना, सबसे पहले उनको योग्य बनाया जाए, राजनीतिक कौशल को बढ़ाया जाए, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिससे महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। प्रोत्साहन करना, किस क्षेत्र में प्रोत्साहन करना, तो स्थानीय राजनीति में उन्हें प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही साथ जो महिला केंद्रित राजनीति है उस राजनीति को बढ़ाना होगा कि महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दों को महिला उम्मीदवार लेकर के आएँ और वो आगे आकर के प्रतिनिधित्व करें, उन मुद्दों को उठाएं जिससे महिलाओं का झुकाव, आधी आबादी का झुकाव उनके तरफ हो। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह भी एक वैलिड पॉइंट है। आगे बात किया जाए यहाँ पर राजनीतिक भागीदारी का सरकारी समर्थन, अर्थात जब हम ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, सरकार उसके लिए प्रयास करे, तो लगातार इस बात की मांग होती रही है कि जो चुनाव में खर्च होता है वह सरकार वहन करे, क्योंकि इसकी वजह से जब सरकार वहन नहीं कर रही है तो समस्या ये हो रही है जिसके पास धन बल ज़्यादा है वही राजनीति में आ सकता है, बाकी जो पाक साफ छवि वाले उम्मीदवार हैं वो राजनीति में नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। तो इसलिए राज्य वित्त पोषण होना चाहिए और उसके साथ साथ सेमिनार भी होना चाहिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होना चाहिए ताकि वो अपने आप को उठा सकें, उस काबिल समझ सकें कि हम भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। महिला निर्वाचन हेतु पैरवी करना कि नहीं, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, राजनीति में स्थान मिलना चाहिए और इसके लिए एक नेटवर्क प्रदान किया जाना चाहिए कि इस चैनल के माध्यम से महिलाएं
राजनीति में जा सकती हैं। साथ ही राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की पहुंच को बढ़ाना, और ये कैसे बढ़ा सकते हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी पहचान करना कि इस क्षेत्र में ये महिला है जो आगे बढ़कर के जन कल्याण की दिशा में कार्य कर रही है, तो इसमें नेतृत्व क्षमता है और इस वजह से हम इन्हें नेतृत्व दे सकते हैं। अर्थात संभावित उम्मीदवारों की पहचान करना, दलों के साथ कार्य करना कि राजनीतिक दल मिलकर के कार्य करें, और राजनीतिक दल मिलकर के महिलाओं के साथ कार्य करने की बात की जा रही है, एक साथ काम करने की बात नहीं की जा रही है। दलों के साथ कार्य करें और फिर उन्हें नेतृत्व संभालने के लिए अवसर दिया जाए। पार्टी में मांग को बढ़ाना कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अभी समस्या ये है कि जो राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, और आंतरिक लोकतंत्र की कमी होने की वजह से महिलाओं को भी भागीदारी नहीं मिलती। कई बार हमने ये भी देखा है कि जो पुरुष हैं वो भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। महिलाओं के लिए राजनीतिक दल का समर्थन बढ़ाना या बढ़ाएं, ये कैसे? सुविधाजनक मैत्रीपूर्ण स्थानों पर बैठक सुनिश्चित किया जाए जहाँ से महिलाओं के रीच बढ़ सके, वहाँ तक पहुँच सके। पार्टियों के भीतर महिला विंग स्थापित किया जाए जो महिलाओं से संबंधित मुद्दों को देखे, प्रतिनिधित्व से संबंधित, उनके सशक्तिकरण से संबंधित अन्य मुद्दे। ठीक है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर नजर रखना, उनकी प्रगति कितनी हो रही है, इस विंग के माध्यम से हम उसको ट्रैक करें कि सही दिशा में ये जा रहा है, सकारात्मक बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। चुनौतियों और सफलताओं की पहचान करना, और इन सभी के द्वारा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रगति का हमारे पास विश्वसनीय डेटा होना चाहिए, ताकि हम ये सुनिश्चित कर पाएँ कि दरअसल जो हमने पहल किया वो पहल सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देखा। साथ ही जागरूकता बढ़ाने की बात करें तो जागरूकता बढ़ाने का तो ठीक है, हम इस बात को तो कर ही रहे हैं। इसके लिए उदाहरण क्या हो सकता है? तो क्रोएशिया की बात करें, सड़क पर प्रदर्शन किया गया और सड़क पर प्रदर्शन करके शर्म के स्तंभ का उपयोग किया गया कि महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। अगर नहीं तो इस तरह से आप कहेंगे कि प्रदर्शन करके महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी के पास है। आरक्षण कोटा सुनिश्चित करना, अर्थात चुनाव और राजनीति में दोनों में कि उन महिलाओं के लिए आरक्षण हो, और उसके लिए राजनीतिक पहल, राजनीतिक माध्यम से या राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है या इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सवाल है कि आगे की राह क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो महिला आरक्षण विधेयक 2008 जो है ये कई कारणों से अभी तक ये लंबित है, उस दिशा में प्रयास नहीं किया जा सका। जो राजनीतिक दल हैं वो खुद नहीं चाहते कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, तो हमें वो बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला आरक्षण बिल में जो मांग की गई थी कि जो चुनाव है उसमें 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। साथ ही संसदीय और राज्य विधानसभाओं के सीटों में ये देना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। महिला नेताओं के लिए मांग होनी चाहिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति में, और इस राजनीति को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। साथ ही लिंग समावेशी राजनीति हमें करना चाहिए जो सभी लिंगों को समाहित करे। सभी लिंगों की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर या अदर का जो ऑप्शन होता है आपके फॉर्म में, मैं उसकी बात कर रहा हूं सभी के लिए। यहाँ पर केवल महिलाओं की ही बात नहीं, सबकी राजनीतिक भागीदारी की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और बातें यहाँ बताई गई हैं, जैसे स्थानीय राजनीति में सकारात्मक बदलाव करने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं का नेतृत्व जो प्रारंभिक चरण है वहीं से सुधरे। नीति निर्माण करना चाहिए इसके लिए, और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों को हमें शामिल करना चाहिए बैठकों में, और इस तरह के जो भी सेमिनार होते हैं उन मुद्दों को भी, चाहे आप जिस मुद्दे पर बात करें, लेकिन यह भी एक मुद्दा होना चाहिए जिससे जागरूकता बढ़े। संस्थागत पहुँच और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना चाहिए। संस्थागत पहुँच जैसे संस्थाओं तक पहुँच, और जो संरचनात्मक बाधाएं हैं, महिलाओं के प्रति सोच है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। साथ ही लिंग समावेशी विमर्श को भी हमें बढ़ाना है। इसी संदर्भ में जब आप बात करेंगे तो संविधान का अनुच्छेद 325 और 326 में यह बताया गया है कि मतदान और चुनाव लड़ने के राजनीतिक अधिकार के अलावा भारतीय संविधान का भाग, आप ये देखेंगे भाग 3, पुरुषों और महिलाओं के समान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। तो उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। जब हमें यहाँ पर मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उसके बाद भी हम इस दिशा में पहल नहीं कर पा रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति और महिलाओं के प्रति दोहरे रवैये को बताता है। तो आज के सेशन में
मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।